हम लोग बात करेंगे काइनेटिक ऑफ एंजाइम के बारे में। ओके, एंजाइम काइनेटिक इज स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। करें एंजाइम काइनेटिक का मतलब ये हुआ कि हम उस रिएक्शन का स्टडी करने जा रहे हैं जिस रिएक्शन को किसी कैटालिस्ट ने कैटलाइज किया। इन एंजाइम काइनेटिक्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड। हम क्या मेजर करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करेंगे। एंड इफेक्ट ऑफ वेरिंग कंडीशन इज इन्वेस्टिगेटेड। और उस रेट ऑफ रिएक्शन पे अलग अलग कंडीशन का हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, यानी किस कंडीशन में कैसी रेट ऑफ रिएक्शन रहेगी। जैसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, पीएच होगा, या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होगा। इन सारी कंडीशन में अभी हम आगे चल के रिएक्शन को हम मेजर करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे क्या फ़र्क पड़ता है इन लोगों का रिएक्शन पर। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंसी ऑन एक्टिवेशन एनर्जी। कह रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन का क्या डिपेंडेंसी है एक्टिवेशन एनर्जी पर। ध्यान देना इस बात को। पहली बात जान ले एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है। द लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। करें वह मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट होने के लिए ज़रूरत होती है उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये द एंजाइम एक्ट ऑन द सबस्ट्रेट। करें एंजाइम सबस्ट्रेट पे एक्ट करता है एंड लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, और उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। हैंस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, जिससे क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। यानी एंजाइम क्या करता है सबस्ट्रेट के एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। अब एक्टिवेशन एनर्जी के कम होने से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ जाता है इस चीज़ को हम ग्राफ से देख ले रहे हैं। देखो ये ग्राफ है, इधर एनर्जी लेवल दिखाया गया है, इधर टाइम दिखाया गया है। प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इन टाइम। ओके, मतलब एक ये सबस्ट्रेट है एस, मैं लिखना भूल गया यार, एस है, ये सबस्ट्रेट एस है, लिखा तो है सबस्ट्रेट। मान लो इस रिएक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ती है, ये देखो, ठीक है, तब जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। मतलब सबस्ट्रेट के पास इतनी एनर्जी थी, ध्यान देना इस बात को, इतनी एनर्जी थी, हमको इतनी एनर्जी देनी पड़ी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वही एक्टिवेशन एनर्जी है, यहीं तक होगा। एक मिनट, इन दोनों के बीच का जो गैप है यही होगा एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ हमसे गलती से नीचे आ गया था, ये कटा हुआ है। इतना क्या है एक्टिवेशन एनर्जी कब, जब हम कैटालिस्ट का यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, यानी सबस्ट्रेट के पास इतनी एनर्जी थी, यहाँ देखना एनर्जी थी, हमने इस सबस्ट्रेट को इतनी एनर्जी और दे दी तो ये क्या होगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो हमें इतनी एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ी। ओके, लेकिन जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो जब हम कैटलिस्ट यूज करेंगे तो ये कैटलिस्ट क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा एक्टिवेशन एनर्जी को घटा के, तो ये रिएक्शन का पाथ ऐसे बना देगा, ठीक है। तो अब की बार एक्टिवेशन एनर्जी कितनी देनी पड़ी, हमें इतनी ही एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ी, ठीक है ना। तो इसका और इसके बीच का जो डिफरेंस आया वो क्या होगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन व्हेन कैटलिस्ट इज यूज्ड। दिखा दे रहे हैं, देखो ये क्या है, ये इतनी एक्टिवेशन एनर्जी हमें देनी पड़ी, तो लिखा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ कैटलाइज्ड रिएक्शन। ये क्या है कैटलाइज्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी है, यानी जब हमने कैटलिस्ट का यूज नहीं किया था तो हमें इतनी एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ रही थी, ठीक है, जो कि ज़्यादा था। लेकिन जब हमने कैटलिस्ट का यूज कर लिया तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी इतनी देनी पड़ी। यानी क्या हुआ कैटलिस्ट आया तो एक्टिवेशन एनर्जी को कर दिया कम कर दिया। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दिया तो क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। मतलब अगर हम देखो थोड़ी सी एनर्जी देंगे
तुरंत वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ी सी एनर्जी देंगे तुरंत सब्सट्रेट का वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन पहले हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही थी तो फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा, तो इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था। लेकिन जब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो हम कम एनर्जी देंगे तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, जल्दी रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। समझ में आया ना ग्राफ? हमें पढ़ना है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं? हम इसमें 3 फैक्टर का नाम पढ़ेंगे, टेम्परेचर, पीएच एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। टेम्परेचर, पीएच एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, तीनों को हम अलग अलग देख ले रहे हैं। सबसे पहला है टेम्परेचर। राइजिंग द टेम्परेचर रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इंक्रीजेस। करें जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं एंजाइम कैटालाइज्ड जो रिएक्शन होती है उनका रेट बढ़ता है। एंजाइम जो होता है वर्क करता है मैक्सिमम ओवर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। जो एंजाइम होता है बहुत ज़्यादा वर्क करता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर को कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। दिस टेम्परेचर इज नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। एंजाइम फॉर ह्यूमन, जो हम लोग के लिए एंजाइम जो जरूरी होता है, जनरली एक्सिबिट इन द स्टेबिलिटी टेम्परेचर अप टू 35 से 45 डिग्री सेल्सियस। खैर जो ह्यूमन बीइंग का जो एंजाइम होता है वो ज़्यादा स्टेबल यानी ज़्यादा एक्टिविटी उसकी होती है कितने टेम्परेचर पे, 35 to 45, अंग्रेजी में 35 to 45 डिग्री सेल्सियस। देख लो, देखो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये क्या है, टेम्परेचर है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, देखो इधर टेम्परेचर बढ़ा है इधर रेट ऑफ रिएक्शन है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाता है। ये रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो जाता है कब, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। इसको ये हमने बनाया है 40 से 45 डिग्री सेल्सियस पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है। फिर जैसे और हम ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन घटता चला जाता है, कि एंजाइम की एक्टिविटी घटती चली जाती है ना जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। जो मैक्सिमम एक्टिविटी होती है एंजाइम की ह्यूमन बीइंग के लिए वो 35 से 45 डिग्री सेल्सियस होती है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे पीएच। एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन आल्सो डिपेंड ऑन द पीएच। जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होती है वो पीएच पे भी डिपेंड करती हैं। एंजाइम शो मैक्सिमम एक्टिविटी ऑन द पर्टिकुलर पीएच। एक पर्टिकुलर पीएच पे एंजाइम मैक्सिमम एक्टिव होता है जिसे कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। मोस्ट एंजाइम एग्जिबिट ऑप्टिमल एक्टिविटी ऑन पीएच वैल्यू 5 to 9। कह सबसे ज़्यादा जो एंजाइम होते हैं 5 से 9 के बीच में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। पीएच 5 से 9 के बीच में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। देख लेना ग्राफ इसका, देखो एंजाइम एक्टिविटी पीएच, देखो 5 पीएच से लेकर 9 पीएच तक लगभग ज़्यादा एक्टिव एंजाइम है। ठीक है, तो पहले जब पीएच बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी यानी एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी, और ज़्यादा जब पीएच को तो एक्टिविटी घटती चलेगी। जैसे टेम्परेचर का वेरिएशन है वैसे ही पीएच का वेरिएशन है। अब हम लोग बात करेंगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की बात करने से पहले हम एक चीज़ बता दे रहे हैं। मान लो एक एंजाइम ये है, एंजाइम है, इसके पास मान लो एक साइट ये है एक्टिव साइट, एक साइट ये है एक्टिव साइट, एक साइट ये है एक्टिव साइट। मान लो हमने एक सबस्ट्रेट रखा था तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा थी, बढ़ गई थी। लेकिन हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और बढ़ाया तो हमने 2 सबस्ट्रेट कर दिए, तो ये एंजाइम 2 सबस्ट्रेट को कैटालाइज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को और ज़्यादा बढ़ा दिया यानी 3 सबस्ट्रेट कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन और बढ़ गई। लेकिन हमने सोचा यार कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रही है तो हमने फिर से एक सबस्ट्रेट और बढ़ा दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, क्योंकि जो एंजाइम था उसके पास एक्टिव साइट की कमी हो गई, उसके पास अब कोई एक्टिव साइट है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ती चली जाएगी, लेकिन अप टू ए सर्टेन लिमिट।
एक निश्चित लिमिट तक, अगर हम उससे ज़्यादा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो एक निश्चित होती है। तो उस निश्चित एंजाइम की एक्टिव साइट से ज़्यादा सबस्ट्रेट डाल देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बारे में भी हम देख ले रहे हैं। देखो, विथ इंक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन यानी रेट ऑफ रिएक्शन एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीजेस फर्स्ट, यानी कह दिया वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट इंक्रीज करता है। द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेज ए मैक्सिमम वेलोसिटी, जो रिएक्शन होती है मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच जाती है यानी मैक्सिमम रेट पे पहुंच जाती है, which not exceeded by the any further rise in the substrate concentration। करें उसे और ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ा करके, सबस्ट्रेट यार इसको कह नहीं पा रहे हैं, which not exceeded by the any further rise in the substrate concentration। अब किस लिए नहीं बढ़ा पा रहे हैं देख लेना। दिस इज बिकॉज ऑफ एंजाइम मालिक्यूल आर द फीवर देन द सबस्ट्रेट, क्योंकि जो एंजाइम मालिक्यूल अब हो गए वो कम हो गए सबस्ट्रेट से। पहले मतलब 2 एंजाइम थे तो 2 लोगों को कैटलाइज कर रहे थे, इसके पास एक एक्टिव साइट थी, एक इसके पास एक एक्टिव साइट थी, लेकिन सबस्ट्रेट एक था फिर 2 हो गए। लेकिन जब सबस्ट्रेट को 3 कर दिया गया तो क्या हुआ कि ये आगे बढ़ा ही नहीं सकते हैं यार, सब चला गया। 1 मिनट फिर से बना रहे हैं। एक एंजाइम एक सबस्ट्रेट से बाइंड किया एक्टिव साइट से, 2 एंजाइम 2 सबस्ट्रेट से बाइंड किया, लेकिन जब हम तीसरा सबस्ट्रेट लेकर चले आए, चौथा लेकर चले आए, क्या हो गया, जो एंजाइम था इसके पास एक्टिव साइट की कमी हो गई, या ये कह दो कि एंजाइम की कमी हो गई, सबस्ट्रेट ज़्यादा हो गए एंजाइम कम हो गए, इसलिए क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ पाई। मतलब दिस इज बिकॉज ऑफ एंजाइम मालिकुलर फीवर, एंजाइम मालिक्यूल कम हो गए, एंजाइम के पास एक्टिव साइट कम हो गई, देन द सबस्ट्रेट मालिक्यूल एंड आफ्टर सेचुरेशन देयर आर नो फ्री एंजाइम मालिक्यूल, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जब कांस्टेंट हो गई यानी सेचुरेट हो गई तो उस समय कोई फ्री एंजाइम नहीं बचे। यहाँ देखो, जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हम बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है नहीं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बढ़ता चला जाता है, लेकिन एक निश्चित सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर जो रेट ऑफ रिएक्शन यानी वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सैचुरेट हो जाता है यानी कांस्टेंट हो जाता है, इससे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो उसे कहते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी यानी बी मैक्स। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, जो एंजाइम मालिक्यूल थे यहाँ पे ख़त्म हो गए, सबस्ट्रेट मालिक्यूल ज़्यादा बढ़ते चले गए, या फिर ये कह दो कि एंजाइम मालिक्यूल की एक्टिव साइट कम हो तो कांस्टेंट हो गई, लेकिन सबस्ट्रेट मालिक्यूल बढ़ते चले गए, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो गया। अब एक चीज़ और बताया गया है, एक Km वैल्यू वेलोसिटी मैक्सिमम बाई 2, इसको देख लो, एक निश्चित सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन होती है वो हाफ हो जाती है, ठीक है, हाफ हो जाती है। तो जो Km सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, इस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन होती है वो हाफ होती है। इस Km को क्या कहते हैं, मिचेलिस मेंटन कांस्टेंट कहते हैं। दिखा दे रहे हैं, इसका वर्क क्या है इसको भी हम जान लेंगे। मिचेलिस मेंटन कांस्टेंट Km क्या है, एक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, ये ध्यान रखना, क्योंकि हम इसे एक्स एक्सिस पे दिखा रहे थे ना, एक्स एक्सिस पे क्या था, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन था। देखो, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एंजाइम एक्शन ऑन सबस्ट्रेट वाज प्रोवाइडेड बाय द मिचेलिस एंड मेंटन। कह रहे हैं सब एंजाइम का सबस्ट्रेट के ऊपर क्या एक्शन होता है, इसको मैथमेटिकली किसने प्रूव किया था, मिचेलिस मेंटन कांस्टेंट, यानी मिचेलिस और मेंटन ने प्रूव किया था।
के एम रिप्रेजेंट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, के एम जो होता है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। एट विच द रिएक्शन अटेन द हाल्फ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, कह रहे हैं के एम वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जिसपे जो रिएक्शन होती है अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ वेलोसिटी अटेन कर लेती है। ये जो कर्व होता है वो हाइपरबोलिक कर्व होता है। अब एक बात यह है कि हम के एम वैल्यू को क्यों देख रहे हैं, यानी हाफ वेलोसिटी पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हम क्यों देख रहे हैं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हम क्यों देख रहे हैं। के एम वैल्यू डिपेंड अपॉन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जो के एम वैल्यू होती है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, तो बात सही है। कैटालिटिक एफिशिएंसी, अब ये पॉइंट है हम क्यों के एम वैल्यू को मेजर कर रहे हैं, इसका पॉइंट ये है कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ टू एंजाइम इज कंपेयर्ड बाय के एम वैल्यू। दो एंजाइम हैं, इनकी हम कहें ये ज़्यादा एफिशिएंट है कि ये, तो इसकी हम दोनों की के एम को वैल्यू कंपेयर कर लेंगे, इससे हमें ये पता चल जाएगा कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी किसकी एक्टिविटी ज़्यादा है। तो वही पॉइंट है कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ टू एंजाइम इज कंपेयर्ड बाय द इट्स के एम वैल्यू। लो के एम वैल्यू मीन्स हाई एंजाइम एक्टिविटी, जितना कम के एम वैल्यू होगा उतना ज़्यादा ही एक्टिव एंजाइम होगा। तो एक्टिविटी जो होती है एंजाइम की वो के एम वैल्यू से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसको किसने बताया, मिचेलिस एंड मेंटन ने बताया। ठीक है। अब एक बात ये आती है, देखो अगर कंटेंट ज़्यादा लग रहा है तो तुम इसको हटा भी सकते हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कंटेंट कम होता है तो इसको भी ले सकते हो, मिचेलिस मेंटन कांस्टेंट के एम को भी, क्योंकि ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से ही जुड़ा एक पॉइंट है। इनहिबिशन की बात हम सेकंड वीडियो में करेंगे। ओके।